नमस्कार। 1984 1984 ये एक ऐसा साल है भारत के इतिहास में कि इस साल को आप याद कीजिए और दो घटनाएं एक साथ फ्लैश करती हैं, एक साथ चमकती हैं। पहली घटना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और दूसरी घटना उसके तुरंत बाद देश भर में सिखों के खिलाफ हुआ दंगा। आजाद भारत के इतिहास में सिखों के खिलाफ यह सबसे भयंकर और इकलौता दंगा था और यह एक ऐसी घटना है जिस घटना की कालिक हमारे आजाद हिंदुस्तान के इतिहास पर हमेशा लगी रहेगी। और यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए किसी का कोई बचाव किया भी नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उनके दो सिख जो बॉडीगार्ड्स थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। हत्या के तुरंत बाद पहले दिल्ली में और फिर पूरे देश में ये दंगे फैल गए थे। मैं उस समय बहुत छोटा था, 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था और दिल्ली से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था और उस कस्बे तक भी ये आग पहुंची थी। मेरे अपने कई सारे दोस्त, एक दोस्त को मैं आज तक याद करता हूं, गुरमीत सिंह नाम था उसका, जो मेरी क्लास में पढ़ता था और इस दंगों के बाद उसकी ये हालत हुई थी, उसकी दुकान लूट गई थी और उसको अपने पिताजी के साथ ठेले पर बैठकर लैंप और लालटेन रिपेयर का काम करना पड़ा। उसकी पढ़ाई छूट गई और ऐसा पता नहीं कहां कहां क्या क्या हुआ था। तो इस घटना को भूल पाना तो असंभव है। यह घटना एक सबक की तरह हमारे सामने है कि हम कैसे हैवान हो सकते थे और इस घटना की जिम्मेदारी से किसी को मुक्त करना उससे भी बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से उस समय जिसकी सरकार थी उस पर यह जिम्मेदारी जाती है। लेकिन हमारे देश में जो दंगे होते हैं उनका अपना एक पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष रही, प्रमुख विपक्ष रही, बाद में सत्ता में है, वो लगातार इन दंगों की बात करती है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 1984 के दंगों की बात की और जब वो ये बात करते हैं तो किसी दर्द के तहत नहीं करते हैं। बेसिकली कांग्रेस पर उनको आरोप लगाना होता है और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से आरोप हटाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जब अमित शाह ये बात करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि 1984 के अपराधियों की जब हम बात करते हैं तो क्या बीजेपी और आरएसएस को उससे हम मुक्त कर सकते हैं? क्या 1984 के दंगों में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी और अगर थी तो क्या भूमिका थी? इस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। हालांकि आप गूगल करेंगे, अगर सर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर इस पर बात नहीं होती है। कांग्रेस ने कई बार माफी मांगी, मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं, कांग्रेस एज अ पार्टी माफी मांग चुकी है और 10 साल तक एक सिख को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। पंजाब में भी उसकी सरकार रही जहां अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस ने तो खुद स्वीकार किया इस बात को कि हां, हमसे गलती हो गई। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, चाहे वो सज्जन सिंह हो या दूसरे लोग हों, उनको सजा हुई बाकायदा, उनका पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ साथ यह सवाल बना रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भूमिका क्या थी। आज इस वीडियो में मैं इसी भूमिका पर थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और जब मैं बताऊंगा, आप जानते हैं मैं इतिहास का लेखक हूं, तो जब मैं बताऊंगा तो थोड़ा आपको इतिहास में ले चलूंगा। पंजाब के साथ जो पहली प्रॉब्लम शुरू हुई वो थी पंजाबी सूबा मूवमेंट। सूबा मतलब राज्य। पूरे देश में इस तरह की मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं और पंजाब में भी यह मांग उठी कि चूंकि वहां एक पंजाबी भाषा बोली जाती है तो पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य बनाया जाए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर राज्यों के बंटवारे के खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि इस तरह का बंटवारा देश को बांट सकता है। अब यह सही था या गलत था, यह इतिहास फैसला करेगा, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि पंजाबी या किसी भी भाषा के आधार पर जो राज्य बनते हैं वो राज्य निर्माण का सही तरीका नहीं है। तो
तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तो तभी से पंजाब के खिलाफ थे, और मैं आपको उसी इतिहास में ले चल रहा हूं। बाज नाम की पत्रिका में एक लेख मिलता है गुरजंत सिंह का। उस लेख का टाइटल है द आरएसएस हैव नेवर बीन एन एलाई ऑफ सिख्स, यानी आरएसएस कभी भी सिखों की साथी नहीं रही है। इसमें वो लिखते हैं कि जो पंजाबी सूबा मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के दौरान जो उस समय भारतीय जनसंघ थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के पहले जो आरएसएस से संबद्ध पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग थे, उसने पंजाबी सूबा जो मूवमेंट था उसको भाषा की जगह पर कम्युनलाइज करने की कोशिश की, उसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। वो बताते हैं कि बीजेएस के, भारतीय जनसंघ के जो उस समय बड़े नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने 5 सितंबर 1965 5 सितंबर 1965 को एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था दिस पंजाबी सूबा बिजनेस। उस आर्टिकल में वो लिखते हैं, आई नीड नॉट बी रिपीटेड दैट द पंजाबी सूबा इज अ मिसनामर फॉर मास्टर तारा सिंह सिख स्टेट। Whatever Sant Fateh Singh might say, the whole movement is based on communal appeal. It is carried on openly from the religious platforms in the Gurudwaras. This Suba therefore will be a theocratic state in India. We cannot allow it. कुल मिलाजुलाकर वो ये कह रहे हैं कि ये जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है, ये भाषा का नाम भले ही ले रहा है, लेकिन मूलतः यह एक सांप्रदायिक मूवमेंट है। सिख लोग जो हैं वो अपने संप्रदाय के आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए धार्मिक स्थलों से भी इसका प्रचार हो रहा है। और उनका कंक्लूजन यह है कि अगर पंजाबी सूबा बनता है तो यह भारत के भीतर एक थियोक्रेटिक यानी धर्म आधारित राज्य होगा, और वो कहते हैं वी कैन नॉट अलाउ इट। तो जवाहरलाल नेहरू के सैद्धांतिक विरोध की तो बात होती है, लेकिन भारतीय जनसंघ जो इसका सांप्रदायिक विरोध कर रहा था, इसकी बात कहीं नहीं होती है। और यही नहीं, उसी दौरान भारतीय जनसंघ ने वहां पर जो गुरुद्वारे थे, गुरुद्वारों के आसपास सिगरेट, तंबाकू और तंबाकू की दूसरी चीजें बिकने के लिए आंदोलन किया। आप जानते हैं सिख धर्म में तंबाकू बैन है, तो जो गुरुद्वारे हैं या गोल्डन टेम्पल जो है उसके आसपास ये मांग की गई कि इस तरह के जो दुकानें इस तरह की हैं उन दुकानों को बंद किया जाए। लेकिन भारतीय जनसंघ ने उस जमाने में यह आंदोलन चलाया कि ये दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। और इसी समय आर्य समाज ने एक जुलूस निकाला था जिसमें 10,000 हिंदू थे, जिनकी उंगलियों में जलती हुई सिगरेटें थीं और तलवारें थीं, और जो नारा लगा रहे थे बीड़ी सिगरेट पिएंगे शान से जिएंगे। ये उस जमाने में भारतीय जनसंघ कर रही थी। ये सिखों और हिंदुओं के बीच में बंटवारा डालने का काम था। ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई मंदिर है तो उसके आसपास मांस की दुकानें नहीं होती हैं, क्योंकि मंदिर की पवित्रता उससे भंग होती है। ऐसे ही सिखों की उस जमाने में मांग थी कि जो गुरुद्वारे हैं उनके आसपास बीड़ी सिगरेट नहीं बिकना चाहिए। लेकिन इस मांग को दरकिनार करते हुए, इस मांग का विरोध करते हुए भारतीय जनसंघ ने बाकायदा उस जमाने में जुलूस निकाला था, बीड़ी सिगरेट पिएंगे शान से जिएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सिखों की कितनी हमदर्द भारतीय जनसंघ या अब भारतीय जनता पार्टी रही है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे वो पंजाबी सूबा आंदोलन हो, चाहे बीड़ी सिगरेट हटाने की मांग हो, और चाहे 1984 की मांग हो, लगातार पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सांप्रदायिक हिंदू बनाम सिख बनाने की कोशिश की है। इसका एक और उदाहरण गुरजंत सिंह ही देते हैं। बताते हैं कि 14 फरवरी, अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, मैं बात कर रहा हूं फरवरी की। 14 फरवरी 1984 को भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे हरबंस लाल खन्ना, उनके साथ कुछ और इसी पार्टी के लोगों ने गोल्डन टेम्पल का जो स्वर्ण मंदिर है उसका एक मॉडल बनवाया, और उस मॉडल को पब्लिकली जनता के बीच में नष्ट किया, तोड़ा।
और इस तरह से सिख धर्म का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हमारे देश में, उसका अपमान किया। अमृतसर रेलवे स्टेशन के पास ये गोल्डन टेंपल और गुरु रामदास की जो फोटो थी उसका अपमान किया गया। अब बात आती है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर के अंदर सरकार ने सेना भेजी थी और इसके लिए आज तक इंदिरा गांधी की या कांग्रेस की लानत मलामत होती है। सारा किस्सा ही वहीं से शुरू हुआ जब जो आपका स्वर्ण मंदिर था उसके अंदर जो आतंकवादी छिपे हुए थे उनको मारने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। सैनिक स्वर्ण मंदिर में घुसे। कहा जाता है कि जो सैनिक गए वो जूते वगैरह पहन के गए। ये सिखों को बहुत बुरा लगा, अपने धर्म का अपमान लगा और उसी का गुस्सा था जिसके चलते इंदिरा गांधी की हत्या हुई। ये कहानी वो है जो हम सब जानते हैं। इसके साथ एक और कहानी है। स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के लिए जो लोग भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के लोग शामिल थे। आप कहेंगे आप कहां से कह रहे हैं? मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी, आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत रही है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ दिन पहले बाकायदा जुलूस निकाला था। आपको स्क्रीन पर वो पिक्चर दिख रही होगी। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो तस्वीर मैं लगा रहा हूं वैसे तो आप गूगल करेंगे आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आडवाणी की अपनी आत्मकथा जो उन्होंने खुद लिखी है, अपनी आत्मकथा माय कंट्री माय लाइफ में ये तस्वीर भी शामिल है। उस किताब से ये तस्वीर लेकर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें स्वर्ण मंदिर के अंदर फौज भेजने के लिए आडवाणी जी ने बाकायदा जुलूस निकाला था और वो इस बात को बाकायदा स्वीकार भी करते हैं, इंकार नहीं करते कि ये जुलूस किसी और चीज का था। पहली बात तो ये कि ये फोटो अपनी उस आत्मकथा में छपवाते हैं और उसके बाद उस आत्मकथा में एक अध्याय है द ट्रामा एंड द ट्रायम्फ ऑफ पंजाब। उसमें आडवाणी बाकायदा लिखते हैं, स्क्रीन पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं, बीजेपी के इतिहास में एक प्रमुख जन आंदोलन भिंडरावाले और उसकी निजी सेना के सामने सरकार के आत्मसमर्पण के खिलाफ था। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपनी कार्यवाही का मुख्यालय बनाया हुआ था और इसीलिए आडवाणी जी ये मांग कर रहे थे कि स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजी जाए, यानी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसको बीजेपी और आरएसएस की भी पूरी सहमति थी। और यही नहीं, ऐसी खबरें भी उस जमाने में आई थी कि जब स्वर्ण मंदिर में फौजी कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद आरएसएस ने लड्डू बांटे थे। अब चलते हैं इसके आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े नेता हुए हैं नानाजी देशमुख। और नानाजी देशमुख कितने बड़े नेता हैं इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको बाकायदा भारत रत्न से सम्मानित किया है। इस देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, वो नानाजी देशमुख को दिया गया। नानाजी देशमुख आरएसएस के बेहद इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। उस दौरान उनका एक लेख छपा, मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, और उस लेख में स्वर्ण मंदिर के अंदर दरबार साहब में जो फौजी कार्रवाई हुई थी उसके लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की गई थी। और 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था उसको यह कहकर सही ठहराया गया था कि यह सिख नेताओं की गलतियों का परिणाम है। वो लेख भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नानाजी देशमुख 1984 में जब सिखों का नरसंहार हुआ था, मैं दंगे भी नहीं नरसंहार शब्द का उपयोग कर रहा हूं, उस पूरी घटना को न केवल सही ठहराते हैं बल्कि यह कहते हैं कि यह घटना सिख नेताओं की गलतियों का परिणाम है। मैं आपसे किसी और पार्टी के एक नेता का नाम पूछ लेता हूं जिसने इस भयंकर घटना को सही ठहराते हुए बाकायदा एक लेख लिखा हो। आपको एक भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस जिसके नेता खुद उसमें शामिल थे उसने बाकायदा अपनी गलती के लिए माफी मांगी, कभी यह नहीं कहा कि 84 में जो कुछ हुआ था उसके लिए हम नहीं सिख जिम्मेदार थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, देश के गृह मंत्री रहे, 1977 में सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके थे, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा यह मांग की, जुलूस निकाला कि स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजिए। और जब स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना गई
उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद नरसंहार हुआ सिखों का, तो आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता नानाजी देशमुख लेख लिखकर कहते हैं कि यह बिल्कुल सही हुआ और इसकी जिम्मेदारी सिख नेताओं पर है। उन्होंने जो गलतियां की उसके चलते ही ये सब हुआ। आगे लिखते हैं कि सिखों का जनसंहार किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं, क्रोध एवं रोष की सच्ची भावना का परिणाम था। यानी जिस गुस्से के कारण, जिस नफरत के कारण सिखों की हत्या हुई, उनका मानना है कि वो सच्ची भावना थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह रहा, ये कोई कम्युनिस्ट नेता नहीं कह रहा, किसी और पार्टी का नेता नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं आरएसएस के बहुत बड़े नेता नानाजी देशमुख, जिनको मोदी जी ने बाकायदा भारत रत्न का सम्मान दिया है। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को महिमा मंडित करते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी को एकमात्र ऐसा नेता मानते हैं जो देश को एक करके रख सकी। और उन्होंने लिखा कि एक ऐसे महान नेता की हत्या पर ऐसे कत्लेआम को टाला नहीं जा सकता था। राजीव गांधी का वो बयान तो सबको याद है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस पर रोज बात होती है और उसके लिए बहुत सारे अफसोस व्यक्त किए जा चुके हैं। लेकिन किसी को नानाजी देशमुख का वो लिखित बयान याद नहीं आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक ऐसी महान नेता की हत्या होने पर कत्लेआम को टाला नहीं जा सकता था। तो मैंने पंजाबी सूबा मूवमेंट से लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपको बताया कि आरएसएस कैसे पंजाब के सवालों को कम्युनल बना रही थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की खुद मांग कर रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले उनके एक राष्ट्रीय नेता हरबंस खन्ना जो है वो स्वर्ण मंदिर का मॉडल तोड़ रहे थे रेलवे स्टेशन के बाद, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और दंगे हुए, नरसंहार हुआ सिखों का, तो नानाजी देशमुख उसको सही ठहरा रहे थे। यह हुआ पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा यह देख लेते हैं कि 1984 के जो सिख विरोधी कत्लेआम थे, जो नरसंहार था, उसमें बीजेपी और संघ के नेता शामिल थे या नहीं थे। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे संघ और बीजेपी के नेता भुला देना चाहते हैं कि उन दंगों में संघ और बीजेपी से जुड़े लोग सीधे शामिल थे। दिल्ली सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज 14 एफआईआर्स में बीजेपी और संघ से संबंधित 49 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। श्रीनिवासपुर पुलिस स्टेशन दक्षिण दिल्ली में इसमें से सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। एफआईआर से पता चलता है कि हरिनगर, आश्रम, भगवान नगर और सनलाइट कॉलोनी में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ हत्या, आगजनी और लूटपाट के मामले दर्ज हैं। और जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, उनमें से एक नाम है राम कुमार जैन का। ये राम कुमार जैन का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1980 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव एजेंट थे। 84 में दंगे हुए, उसके पहले जो 1980 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या हैसियत थी, वो प्रधानमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का जो चुनाव में एजेंट था राम कुमार जैन, उसका नाम 1984 के दंगों में एफआईआर में दर्ज है। इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब तो वो कांग्रेस में नहीं है, जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे और प्रकाश सिंह बादल की जो अकाली दल उनकी जो है और उसके और बीजेपी के बीच में समझौता हुआ, तो उन्होंने भी बाकायदा सवाल उठाए थे कि ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के सिख विरोधी दंगों में शामिल हैं। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप सिखों के रहनुमा होने की बात करते हैं, फिर ये बताइए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो इन लोगों के ऊपर से केस वापस लेने की कोशिश होती है। ये फर्क देखिएगा। दंगों में कांग्रेस के लोग शामिल थे, कांग्रेस इसको स्वीकार करती है, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करती है, उनके खिलाफ केस चलता है, सजा होती है, कांग्रेस माफी मांगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो माफी मांगना या उन पर कार्रवाई करना तो छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ
जो केस है उसको कमजोर करने और वापस लेने की कोशिश होती है। वैसे सिखों से इनका कितना प्रेम है इसको बताने के लिए कुछ और घटनाएं बताई जा सकती हैं। 1991 में जब बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो पीलीभीत में 10 सिख श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मार दिया था उनको और कहा था कि वो आतंकवादी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जब मोदी जी थे तो वर्षों से गुजरात के कच्छ और भुज इलाके में बसे सिख किसानों की जमीनें छीनने वाला बिल लेकर आए थे। जब सरकार हाई कोर्ट से हार गई तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। गुजरात में बसने वाले पंजाबी किसानों के नेता सुरेंद्र सिंह भुल्लर के अनुसार अब बीजेपी के स्थानीय नेता हमारे साथ गुंडागर्दी करते हैं, हमें धक्का देकर वहां से निकालना चाहते हैं। असल में मोदी केवल मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। ये भुल्लर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। खुशवंत सिंह जो एक राइटर हैं, बड़े राइटर थे, उनका एक बयान था कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उस जमाने में सिखों की मदद की और उसी बयान को अक्सर उछाल कर यह बात की जाती है। और आप जब इंटरनेट खंगालेंगे तो आपको तमाम ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे जहां लोग जो सिख नहीं हैं लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 1984 में 1984 में सिखों की मदद की थी। खुशवंत सिंह की जो अपनी जीवनी है जिसमें वो 1984 के बारे में लिखते हैं तो पता यह चलता है कि वो भी सुनी सुनाई बातें कर रहे थे। खुद खुशवंत सिंह को किसी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के नेता ने कोई मदद नहीं पहुंचाई थी। और आप जानते हैं कि खुशवंत सिंह शायद आज होते तो वो भी एंटी नेशनल ही कहे जाते जिस तरह के उनके विचार थे। जबकि इस बात के खुले सबूत हैं, मैंने आपको बाकायदा पिक्चर्स दिखाई, रिपोर्ट्स दिखाई, इस बात के खुले सबूत हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की मांग करने वाले, स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजने की वकालत करने वाले कोई और नहीं, लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा में इसको स्वीकार किया है। नरसंहार के बाद, दंगों के बाद उसको जस्टिफाई करने वाले कोई और नहीं, बाकायदा नानाजी देशमुख जैसे आरएसएस के बड़े नेता थे जिनको भारत रत्न दिया गया, जिन्होंने बाकायदा लेख लिखकर इस पूरे के पूरे नरसंहार को जस्टिफाई करने की कोशिश की, सही ठहराने की कोशिश की। एफआईआर्स बताती हैं, रिकॉर्ड बताते हैं कि इन एफआईआर्स में आरएसएस और बीजेपी के लोगों का नाम रहा। एक तो ऐसे व्यक्ति का नाम रहा जो अटल बिहारी वाजपेयी का बाकायदा इलेक्शन एजेंट रहा था। और खबरें और रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इन लोगों को सजा दिलाने की जगह इनकी सजाएं कम कराने की या इनके केस हल्के कराने की या खत्म करने की कोशिशें की गई। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि दो तरह की चीजें होती हैं। कांग्रेस का जो इतिहास है वो अपना ऐसा है कि कभी कभी उससे गलतियां हो सकती हैं, हुई हैं, और उसके लिए उसकी लानत मलामत होती है, लेकिन सांप्रदायिकता उसके जीन में नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू सिख एकता के नारे पर ही आजादी की पूरी लड़ाई उसने लड़ी है। बहुत सारी गलतियां की हैं, गलतियां होती ही हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो गलतियां होती हैं। कई बार अपने मूलभूत सिद्धांतों से आप भटक जाते हैं, लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो हिंसा की विचारधारा नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके जो पुरखे हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे हिंदू महासभा हो, उनके जीन में सांप्रदायिकता की समस्या है। इसलिए अल्पसंख्यक उनके लिए हमेशा एक दुश्मन के तौर पे आते हैं। आज जरूर आपको दिख रहा है कि मुस्लिम सबसे बड़े दुश्मन दिख रहे हैं, लेकिन इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो पंजाब में सूबा आंदोलन जब चल रहा था, पंजाबी सूबा आंदोलन तब का दौर हो या बाकी सारे दौर हो, अल्पसंख्यक हमेशा उनके लिए दिक्कत तलब रहे हैं। इसीलिए वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि सिख कुछ और नहीं है, हिंदू हैं। आप जानते हैं एक लंबी बहस है जिसमें सिखों ने प्रतिकार किया है कि हमारा अपना धर्म है, हम हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं है। जैनों के साथ भी यही बात है, बौद्धों के साथ भी यही बात है। मोटी बात ये, जहां पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, 1984 जैसा मैंने बार बार कहा, आजाद हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। वैसे ही जैसे गोधरा और गुजरात में हुए दंगे, वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद हुए दंगे, हर दंगा जिसमें कोई मारा जाता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो देश के इतिहास पर धब्बा होता है। और 1984 को अगर कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, उसके किसी जिम्मेदार को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो जिम्मेदार कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो वो देश का अपराधी है।
इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि 1984 का जो सिखों का नरसंहार था वो एक भयावह घटना थी और उसके लिए कहीं ना कहीं उस जमाने की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी ही, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में थी। लेकिन साथ साथ ये भी याद करने की जरूरत है कि आज जो लोग उसकी बातें बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, वही लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन कर रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मिठाइयां बांट रहे थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लेख लिखकर बाकायदा दंगों को सही ठहरा रहे थे, और उस दंगे में जो उनके अपने लोग अपराधी थे उनको बचाने की कोशिशें कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पर ऐसे ही डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।